नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। आप उसमें चुनाव को भी जोड़ सकते हैं, जिसमें जीत के लिए नेता साम दाम दंड भेद हर नीति अख्तियार करते हैं। फिर वोट के लिए विकास की बात भी होती है और आस्था की भी। आज इंडिया सबसे ज्यादा यह जानना चाहता है कि जिस तरह पीएम मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय कर्म भूमि बनाया, क्या उसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं? वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बोल क्यों बोले, जबकि इंडिया यह भी जानना चाहता है कि जन विश्वास यात्रा से क्या बीजेपी में चुनाव जीतने का पूरा विश्वास लौट आया है। दरअसल कुल मिलाकर देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और आज लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यह जानने में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या खुद भी चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखकर मथुरा से योगी को चुनाव लड़ाने की मांग कर दी है और ऐसा इसलिए किया है, यादव के सपने में भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। अब बीजेपी के सांसद के सपने पर बीजेपी क्या कर रही है और अखिलेश यादव के पास इसका क्या जवाब है, इसको जानने के लिए आप देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कयासों और सवालों को हवा तब मिली जब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बाबत चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी इसलिए लिखी कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आ गए थे। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है। बीजेपी के हरनाथ यादव के सपने में भगवान कृष्ण आए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल पड़े कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे तो रोज ही सपने में आते हैं। और क्या कहते हैं ये अखिलेश से ही सुनिए। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। बात चुनाव की हो रही है तो मुख्यमंत्री योगी ने अपना पत्ता छुपा कर रखा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन मथुरा से मैदान में आ डटे तो ये उसी तर्ज पर होगा जिस तर्ज पर गुजरात की कोई सीट छोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया था। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात मुझसे ही कही थी कि वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं, बस लड़ेंगे कहां से ये पार्टी को तय करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है ये फैसला पार्टी को करना है। वैसे 26 साल की उम्र से ही वे चुनाव लड़ते रहे। सबसे पहले वे गोरखपुर से लोकसभा के सांसद बने। वैसे अटकलों का बाजार लखनऊ में इस बात को लेकर बहुत गर्म है कि वे अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के उभार में 3 प्रतीकों की बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर। अब काशी में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, तो दूसरे की क्या जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की उम्मीदों को हौसला देता है और योगी सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो वो अयोध्या ही है। वैसे तो गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ ही है, लेकिन बीजेपी मथुरा से योगी को उतारती है तो वो एक तीर से 3 निशाने लगा सकती है। पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बना सकती है। किसान आंदोलन के कारण नाराज अपने वोटरों को फिर से मना सकती है और बीजेपी को टक्कर दे रहे अखिलेश यादव की एक अचूक काट निकाल सकती है। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव सिर पर चढ़ता जा रहा है, मथुरा में भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर की मांग तेज और तीखी होती जा रही है। आज ही वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में संतों की एक बैठक हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग उठी। साथ ही हरनाथ यादव की इस मांग को भी जोर मिला कि योगी मथुरा से चुनाव लड़े। बिना यहाँ से चुनाव लड़े
और उनके मन में ब्रज की भूमि के प्रति इतना अगाध प्रेम है, और यदि यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो वो तो हमारे पलक पावड़े पे हैं। ये योगी जी का भी सौभाग्य होगा कि वो ठाकुर जी की नगरी से, जन्मस्थली से चुनाव लड़ेंगे, और आवश्यकता अब मथुरा से, ब्रज से चुनाव लड़ने की अधिक है। तो निश्चित रूप से मथुरा वृंदावन के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा, और सभी संत हमारे इस क्षेत्र के अभिनंदन वंदन करेंगे। 2007 में मायावती से ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री ने न पद पे रहते हुए कोई चुनाव लड़ा, न अगले चुनाव में। ये सिलसिला अखिलेश से होकर योगी तक पहुंचा, लेकिन क्या इस बार ये टूटेगा? इंतजार कीजिए। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। देखिए, कोई नेता मथुरा से चुनाव लड़े या अयोध्या से या किसी भी धार्मिक नगरी से, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि कोई भी चुनाव धार्मिक उन्माद उकसाने की बजाय धार्मिक सौहार्द बनाने के उद्देश्य से लड़ा जाना चाहिए। जनता को भी अपना वोट सोच समझकर ही डालना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में आपको दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। बात मथुरा पर बीजेपी के जोर देने की हो रही है, तो बीजेपी के एक सीनियर सांसद ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी मथुरा से ही चुनाव लड़ें। तो आखिर इसके जरिए बीजेपी किन 4 मोर्चों को जीतना चाहती है, यह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। वहीं पश्चिमी यूपी में उसने पिछली बार 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटें जीती थीं, जिसे इस बार भी बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी की कोशिश हिंदू वोटों को एकजुट रखने की होगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट करीब 27% हैं। वहीं किसान आंदोलन का असर कम करना भी एक मकसद होगा, क्योंकि किसानों की नाराजगी से 17% जाटों की नाराजगी जुड़ी है। बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा की चुनावी और सियासी अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। 30 दिसंबर को सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि क्या मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इस पर 31% लोगों ने कहा कि हां कर रही है, जबकि 57% लोगों ने कहा कि नहीं कर रही है, जबकि 12% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं जाहिर की। तो चाहे चुनाव वोटों के ध्रुवीकरण पर हो या विकास के मुद्दे पर, हर दल, हर नेता कोशिश यही की जाती है कि किस तरीके से वोट वो पक्की कर लें, जीत जाएं। तो इस पर अब आपको बताते हैं नेता जनता को जो रिझाना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज यूपी की जनता की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए आज एक सर्वे किया, जिसमें पिछले 2 हफ्ते में मुख्यमंत्री योगी का ग्राफ बढ़ा है और अखिलेश यादव का गिरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए 1 हफ्ते पहले 42% लोगों की पसंद के साथ पहले नंबर पर। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो 27 दिसंबर को 35% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद थे, और आज वो 32% लोगों की पसंद है। बीएसपी की मायावती तब से अब तक 15% लोगों की पहली पसंद है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने तमाम आंकड़े। मुख्यमंत्री बनने के लिए ही ब्राह्मण वोटों को रिझाने में क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी और क्या बीएसपी तीनों जुटी हैं। बीजेपी ने तो ब्राह्मणों की एक कमेटी भी बनाई, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी हैं, लेकिन टेनी कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। एबीपी न्यूज के संवाददाता को गाली देने और बदतमीजी करने के बाद से ही उनकी बोलती बंद है। दूसरी तरफ आज उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि आज ही अदालत में उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। तो आपको हम दिखाते हैं सहयोगी नवीन की एक खास रिपोर्ट। सत्ता के नशे में डूबी थार जीप किसानों को रौंदते हुए चली गई। अगर ये तस्वीरें नहीं होती और लोकतंत्र का प्रताप नहीं होता, तो 4 किसानों और एक पत्रकार का इस जीप से रौंदकर मार डाला जाना शायद हादसा भर होकर रह जाता। लेकिन इस घटना के 92 दिन बाद सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई, तो इसमें देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर मर्डर का चार्ज लग चुका है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक।
अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या 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 धारा लगी क्या उन पे? तो मुलजमान को कॉपी दी जाएगी, मैं उसका अवलोकन करूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद क्या कुछ किस पे लगाया है उन्होंने, किस आधार पे चार्जशीट फाइल की है, तभी कुछ बताने की स्थिति में होंगे। चार्जशीट में लिखा है कि एसआईटी की विवेचना और जांच पड़ताल में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उनके साथ 12 और अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427, 120 बी और धारा 3/25, 5/27 और 30 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और एसयूवी से कुचला गया था। इसमें 3 आरोपियों का नाम बढ़ाया गया है, जिनमें वीरेंद्र शुक्ला को टेनी का बेहद करीबी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी अगर एक्टिव नहीं होती, अगर देश में कानून का राज नहीं होता, तो गृह राज्य मंत्री टेनी पर सत्ता की हनक तो भूत की तरह सिर चढ़कर बोल रही थी। तभी तो एबीपी न्यूज के पत्रकार के सवाल पूछने पर से मंत्री जी गाली गलौज, धमकी और मारने पर उतर आए। अपनी गरिमा का ध्यान तो नहीं ही रहा। जिस महान पद पर टेनी बैठे हैं, उसकी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। अब चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। Why Prime Minister has not taken any moral stand on this issue to sack the minister? That is the issue. Let us wait for the judicial legal process. 5000 पन्नों की चार्जशीट ने टेनी के बेटे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो टेनी की राजनीतिक मुश्किलें भी इससे बढ़ रही हैं। बीजेपी के लिए टेनी धर्म संकट बन चुके हैं। ब्राह्मण वोटों के चक्कर में बीजेपी टेनी पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही और न ही उनको अब तक चुनाव प्रचार में उतार पा रही है। लखीमपुर से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा कांड में गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, अगर वो अपराध साबित हो गए तो आशीष मिश्रा की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। टेनी के बेटे मोनू पर आईपीसी की धारा 302 लगी है। यह धारा हत्या के आरोप में लगती है। अगर किसी पर हत्या का मामला साबित होता है तो उसे मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या की कोशिश का मामला साबित हुए तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ तो 10 साल से उम्र कैद तक सजा और जुर्माना हो सकता है। दंगा भड़काने का आरोप सही साबित हुआ तो 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत अगर सजा हुई और साथ ही हत्या का आरोप भी सही साबित हुआ तो सजा बहुत बड़ी हो सकती है। लोगों का विश्वास कानून में है, कानून का विश्वास न्याय और इंसाफ में, वैसे ही नेता का विश्वास जनता में होना चाहिए। बीजेपी लोगों का वही विश्वास जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही थी, तो सवाल है कि उस जन विश्वास यात्रा से जनता का कितना विश्वास बीजेपी को मिलेगा और क्या वो जन विश्वास यात्रा अखिलेश यादव की सभा में उमड़ती भीड़ की काट के रूप में थी। आप देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। सब बस एक ही सवाल से जूझ रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी के लिए लोग पागल हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय रथ यात्रा पर निकल चुके थे। मुझे याद है जब नेताजी ने रथ चलाया था उस समय सरकार बनी थी। मैंने इससे पहले भी रथ जब चलाया था तब सरकार बनी थी, और पिछली बार 11 में जब मैंने रथ चलाया था तब भी सरकार बनी थी। 17 में रथ नहीं चला पाया, सरकार नहीं बनी। इस बार रथ चल रहा है, सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। राम राज्य का उल्लेख किया था। अखिलेश को जवाब देने के लिए बीजेपी भी जन विश्वास यात्रा लेकर आ गई। यूपी चुनाव को लेकर पार्टी का ये हिट फॉर्मूला रहा है। पिछले चुनाव में भी परिवर्तन यात्रा निकालकर बीजेपी ने 14 सालों बाद सत्ता में वापसी की थी। जन विश्वास यात्रा के बहाने बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाया, विपक्ष की घेराबंदी की और अखिलेश को घेरा, साथ ही जनता का फीडबैक भी ले लिया। 9 जनवरी को पीएम मोदी की रैली के साथ ही विश्वास यात्रा खत्म होगी।
लेकिन बीजेपी अपने मूल मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में दिख रही है। वो तो राह देख कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। बीजेपी ने यूपी के अलग अलग इलाकों से 6 रथ यात्रा निकाली। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान, स्मृति ईरानी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता इसमें शामिल हुए। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि जन विश्वास यात्रा से यूपी की जनता का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है। अब सरकार उसी पैसे का उपयोग करके विकास के कार्यों के लिए भी कर रही है, गरीब को मिलने वाली सुविधा के लिए भी कर रही है, गरीब के फ्री उपचार के लिए भी कर रही है। अब इस विश्वास का इम्तिहान चुनाव में होगा। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। तो आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप भी अपनी मिस्ड कॉल से राय हमें भेज सकते हैं और आखिर में हम फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं 85% लोग सहमत हैं और 15% लोग असहमत हैं। अब तक जो लोग हमें लगातार बता रहे हैं, इसके वोट करके अपनी जानकारी इस बारे में हमें दे रहे हैं। विकास का भी है तो इन सब के बीच एक मुद्दा इत्र कारोबारियों पर पड़ने वाले छापे हैं। पीयूष जैन से शुरू हुई छापेमारी समाजवादी इत्र बनाने वाले एसपी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी तक पहुंच चुकी है। तो सवाल है कि ये छापेमारी महज प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई चुनावी खेल है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इनके अंदर केवल नफरत की दुर्गंध। जेबे भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। जब रेडें चल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। जो आदमी अकेला रहता है वो क्या खुशबू को समझेगा। कन्नौज अखिलेश के दिल के करीब है, चाहे वो उनके पिता हो या खुद अखिलेश। इस इलाके से उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी इसी इलाके से सांसद रही हैं। कन्नौज में पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हार से अखिलेश के दिल पर पहले ही चोट लगी थी। अब इन छापों से वो छलनी हो गया है। इंटेलिजेंस हर दिन बहुत सारे मिलता रहते हैं, मगर उसमें से जो एक्शनेबल है उसके अनुसार जाते हैं। सर्च होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या? अखिलेश यादव जी क्या इससे हिल गए हैं क्या? उनको डर लग रही है क्या? उनका इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? ये जीवन की जो खुशबू है ये बीजेपी को नहीं पसंद। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है। इस सरकार को उस कारोबार को बढ़ाना चाहिए था, ना कि अपमानित कर रहे हैं। और सोचिए अल्पसंख्यकों पे कितना हमला है। पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? वो इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। छापा नंबर 1, इत्र कारोबारी पीयूष जैन। छापा नंबर 2, इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन। छापा नंबर 3, इत्र कारोबारी फौजान मलिक। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद कैश और किलो सोना सुर्खियों में छा गया था। पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के करीबी होने की बात कही जाने लगी। तब अखिलेश ने एबीपी न्यूज से कहा था कि पीयूष जैन से बरामद पैसा बीजेपी का है और उन्होंने गलत जगह छापा डाल दिया। वो ढूंढ रहे थे पुष्पराज जैन को, मिल गया उन्हें पीयूष जैन। उन्हें छापा मारना था पुष्पराज जैन का, लेकिन जब कंप्यूटर ने नाम पीयूष जैन दिखा दिया तो वहाँ छापा मार दिया। उन्हें क्या पता था कि ये बीजेपी का ही नोट पकड़ लेंगे। जिस दिन अखिलेश को कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और पुष्पराज जैन को उनके बगल में बैठना था, उसी सुबह पुष्पराज जैन के घर के दरवाजे पर इनकम टैक्स की टीमें पहुंच गई। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उनकी गिनती कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारियों में होती है। छापे में नकदी और सोने की बरामदगी की खबरें बाहर आई। केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा
और समाजवादी पार्टी से जोड़ा। जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। दरअसल अखिलेश जो सवाल उठा रहे हैं वो यूं ही नहीं है। यूपी चुनाव में साफ है कि मुकाबला बीजेपी बनाम अखिलेश है। चुनाव में हिंदुत्व के रास्ते बीजेपी अखिलेश को घेर नहीं पा रही है, तो क्या इस बार अखिलेश पर कन्नौज के रास्ते हमला करने की रणनीति है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक पड़े हर छापे का कनेक्शन कन्नौज से है। कन्नौज से अखिलेश का गहरा रिश्ता है। कन्नौज का नाम आते ही अखिलेश और उनका परिवार घेरे में आता है। भ्रष्टाचार के आरोप से अखिलेश की छवि खराब हो सकती है। खुशबू का शहर कन्नौज उत्तर प्रदेश की सियासत का मोहरा बना हुआ है। अखिलेश छापों को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं और बीजेपी पूछ रही है कि छापों से उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। भाई अखिलेश आपको क्या तकलीफ? सवाल छापे की टाइमिंग पर है, यूपी विधानसभा चुनाव में उसके इस्तेमाल पर है। दूसरी तरफ अगर किसी के घर में काली कमाई का पता लगता है और उस पर कार्रवाई होती है तो उसको लेकर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। बीजेपी की रणनीति अखिलेश यादव को इस मामले में घेरने की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने छापे के बहाने कन्नौज की अस्मिता और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया है। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। देखिए, नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच इत्र पर छापेमारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है इस पर? सी वोटर ने जब लोगों से पूछा कि क्या कैश कांड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, 39% लोगों ने कहा हाँ है। 44% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, जबकि 17% लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन मुद्दा हो या ना हो, धर्म संसद में भड़काऊ भाषण एक बड़ा मुद्दा जरूर है। रायपुर धर्म संसद में गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज तो जेल में हैं, लेकिन हरिद्वार धर्म संसद में देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी, और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएंगे। सनातन धर्म की, सनातन के शत्रुओं का जोगिया वस्त्र पहनकर मंच पर जहर उगल रहे ये हिंदुत्व के वो ठेकेदार हैं जो न सिर्फ सनातनी परंपरा का मजाक बना रहे हैं, बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब को भी खत्म करने का खतरनाक प्लान बना रहे हैं। अपने धर्म के लिए और अपने हर शत्रु को मिटा देंगे। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच हुई धर्म संसद में संतों की वाणी भी सुनिए और इनका लक्ष्य भी तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, खून बहाओ और हिंदू धर्म बचाओ। अब नफरत फैलाने वाले इन संतों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। फाइनली आज 5 नामों पर हमारी विवेचना जारी है। आगे जैसे जैसे फैक्ट आते जाएंगे उस हिसाब से पुलिस काम करेगी। आपको बता दें कि इस धर्म संसद में क्या क्या हुआ। पूर्व PM मनमोहन सिंह को गोली मारने की धमकी दी गई, अल्पसंख्यकों के संघार का आह्वान किया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। अब पुलिसिया कार्रवाई की तलवार लटकी तो भी आरोपी संत बयानों से पीछे हटने को राजी नहीं। देखिए, आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता था सबसे पहले मेरे खिलाफ और मेरे अकेले के खिलाफ हो। जो भी हो गया उसे देखेंगे, कानूनी हम हर चीज तरह से देखने में सक्षम है और देखेंगे। हमारा प्रश्न है FIR करोगे, जिसके नाम FIR करोगे, जमानत हम करेंगे। हम जमानत के लिए भी खड़े, हमने तो पहले भी बोला था।
हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 15 दिन तक आखिर उत्तराखंड पुलिस क्यों सोती रही? अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? रायपुर में हुई ऐसी ही एक धर्म संसद में राष्ट्रपिता को गाली देकर कालीचरण जेल यात्रा पर है। अब सेशन कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में भी साधु संतों ने उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर नफरत का खेल क्यों रचा जा रहा है? अचानक हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ गया? गांधी के हत्यारे गोडसे को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? रायपुर हो या फिर हरिद्वार, क्या ये सब सोची समझी रणनीति का नतीजा है? क्योंकि चाहे वो धर्म संसद हो या फिर एक ऐप, एक वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बुल्ली बाई ऐप, ये वो ऐप है जो विवाद की वजह बनी है। इस ऐप पर एक समुदाय विशेष की महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। बिना इजाजत महिलाओं की तस्वीर ऐप पर डाली जाती है। इन तस्वीरों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। उसके बाद महिलाओं की बोली लगाई जाती है। ये ऐप गिटहब नाम के होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। दिल्ली पुलिस में एक महिला पत्रकार ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। पिछली बार भी यही सब चीजें हुई थी। पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, होम मिनिस्टर को लेटर्स लिखे गए थे, मगर उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही जो इस केस में विक्टिम्स थे उनको किसी तरह का अपडेट मिला या दिया गया पुलिस के द्वारा। और यही वजह है कि ये मामला दोबारा हमारे सामने इस तरह आया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गिटहब से इस बात की जानकारी मांगी है। बुल्ली बाई ऐप सुन्नी डील ऐप की तरह ही काम करता है, जिस पर एक खास समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो डालकर उन पर अभद्र टिप्पणी कर नीलामी के लिए उपलब्ध होने की बात कही गई। सुन्नी डील ऐप जुलाई 2021 में गिटहब पर डाला गया था। उस समय भी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। मामला सिर्फ दिल्ली का है नहीं, बल्कि इस ऐप की पीड़ित महिलाएं हैदराबाद और मुंबई में भी हैं। और अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम वापस लौटेंगे तो आज की लीड स्टोरी पर, हमारी राय पर आप क्या सोचते हैं, हमारी राय पर फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।